रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी आपके लिए। ओके गाइस, वीडियो ठीक है। ये ग्रीन पेन आपको थोड़ा सा लाइट दिख सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स 1 kg into meter square upon second square equal to 1 kg। फटाफट करते हैं ना, इजी इजी क्वेश्चन है। 1 kg into मीटर स्क्वायर into सेकंड की पावर -2 इक्वल टू ब्लैंक है, और क्या है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2। देखिए क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 1 kg है ना, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ सेकेंड इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है, केजी को ग्राम मीटर और केजी में, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए मैं इसके नीचे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 तो 1 के प्लेस पर है, केजी को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, देखिए ब्रैकेट में केजी के प्लेस पर 1000 ग्राम इनटू मीटर स्क्वायर के प्लेस पर 100 इनटू 100। अब क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रू, क्योंकि 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 100 कितनी बार आएगा, 2 टाइम। अगर मीटर क्यूब होता तो मैं यहाँ 100 कितने टाइम लिखता, 3 टाइम लिखता, और फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखता, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सेकंड की बात करें तो सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, स्क्वायर नहीं, सेकंड की पावर -2 एज इट इज रहेगा। तो केजी को कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। देखिए कितने 10 टू दी पावर आ जाएंगे, 1 2 3 5 6 7, तो 10 टू दी पावर 7। अब आप लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज टू दी पावर -2। तो आंसर आया 10 टू दी पावर -10 टू दी पावर +7। तो जो ब्लैंक था ना, है ना, ब्लैंक, यहाँ पर 10 टू दी पावर 7 आ जाएगा। ट्रू, यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये है 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट था, अब हम सेकंड कर रहे हैं। 1 मीटर इक्वल टू ब्लैंक हाउ मेनी लाइट ईयर, खाली जगह क्या होगा। तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्या, 1 लाइट ईयर हाउ मेनी मीटर्स, आपको याद आ रहा है क्या, कुछ आपके पास लिखवाया था मैंने, 1 लाइट ईयर हाउ मेनी मीटर्स, बताइए। 1 लाइट ईयर हाउ मैनी मीटर्स, आपको याद है मैंने 9.46 प्रोडक्ट करवाया था, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15, नहीं 10 टू दी पावर 11 मीटर। 15 है सर, देख लो, 15 है सर। 15 है मीटर सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा था बहुत ज्यादा है, और इससे बड़ी एक ही यूनिट होती है, वो क्या है, पारसेक, है ना। पारसेक। 1 लाइट ईयर से बड़ी यूनिट होती है पारसेक, और उसमें 10 टू दी पावर 16 आता है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। अब आपको उल्टा पूछ लिया, 1 मीटर हाउ मेनी लाइट ईयर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 1 अपॉन 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, लाइट ईयर। उल्टा हो गया, देखो। यस सर। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूं, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर इक्वल टू 1 लाइट ईयर, ठीक है। साइड चेंज करके लिखा है, बिल्कुल वो का वही वापस लिख दिया, बस साइड चेंज करके। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, और ये यूनिट ऐसी की ऐसी लाइट है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा आपको कितना होगा, ठीक है। तो 10 अपॉन ये इंटू 10 टू दी पावर -16, 10 अपॉन 9.46, ये बता दो कोई मुझे कितना होगा, 10 अपॉन 9.46, 1 पॉइंट, है ना, कैलकुलेटर अगर 10 अपॉन 9.46, 1.0। तो आपका आंसर हो गया 1.05 इंटू 10 टू दी पावर -16, यहाँ 6 नहीं है, इंटू 10 टू दी पावर -16। कैसे, तो कैसे, इधर देखिए कि 10 टू दी पावर 15 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -15 पहली बात। अब 1 में 9 इसका डिवाइड नहीं जाता, तो मैंने यहाँ 1 के प्लेस पर क्या लिख दिया, 10,
10 से प्रोडक्ट किया तो नीचे भी 10 से प्रोडक्ट करेंगे। अब ये 10 ऊपर जाके वापस क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो 15 माइनस का था और 1 और माइनस का ऊपर जाएगा तो 15 1 माइनस का 16 है ना। अब ये जो डिवाइड था ये आपने मुझे बताया 1.05 ऑलमोस्ट यही होगा, है ना। तो 10 टू द पावर माइनस 16 लाइट ईयर, बहुत बहुत है ना छोटी वैल्यू है, लाइट ईयर में कन्वर्ट कर दिया 1 मीटर, ठीक है। ये था बी, ये था बी, है ना। बी पोर्शन आपके सामने है कि 1 मीटर इक्वल टू 1.05 10 टू द पावर माइनस 16 लाइट ईयर। और वैल्यू कब मिलेगी, जब आपको पता होगा कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ये आपने बताया था और बिल्कुल सही बताया। सी पर आते हैं और थोड़ा और फास्ट काम करते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन भी हैं कुछ तो। ओके, तो पीछे तो नहीं रह गया। यस, सी क्वेश्चन देखते हैं। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो सी देखते हैं, है ना। बहुत बार आपको कॉम्प्लिकेटेड मिल जाए ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके पास एक फॉर्मूला भी है, याद है ना, n2 इक्वल टू n1, याद आया कुछ, Yes, sir. m1 यस सर l2 I'm पावर a, two and m l लिखते हैं, फिर l1 अपॉन l2 L1, पावर L2 b B इनटू t1 अपॉन T t2 upon पावर, T2 power C. ठीक है। यहाँ पर n1 कितना है, देखो 3 है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको कुछ गिवन है 3, है ना, 3 गिवन है भाई, 3 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सर ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो a की वैल्यू क्या होगी 0, b की वैल्यू क्या होगी 1 और c की वैल्यू क्या होगी, बताइए। a b c की वैल्यू सही लिखी है मैंने। एक्सेलरेशन Yes, के sir. डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m0 l1 t माइनस 2, सोचना ही नहीं है ज्यादा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है, तो a 0 है, b 1 है और t, और सॉरी c माइनस 2 है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमें n2 पता करना है कि हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं n1 कितना है, 3 है सबसे पहली बात। मास का कुछ होता ही नहीं है, इस टर्म को आप हटा सकते हैं ना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2, तो किसी की भी पावर 0 इसका मतलब 1, तो यहाँ 1 लिख देता हूं मैं, इनटू यहाँ पर क्या करें, लेंथ एक तो है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है मीटर, ये लीजिए, बताइए फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, मीटर है ना, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, किलोमीटर किलोमीटर। तो मुझे बताइए 1 मीटर हाउ मेनी किलोमीटर, किलोमीटर ब्रैकेट में क्या, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, कोई नहीं बता रहा है, नो, 1000 1 अपॉन 1000, है ना। आपको अगर मैं पूछता 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो आपका आंसर सही होता 1000 मीटर, बट उल्टा बोल दिया ना, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 1000 मतलब आप समझ गए 10 टू द पावर -3। तो L1 क्या है, L1 है पुरानी सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब मीटर वाली, और L2 क्या है, किलोमीटर वाली, 1 किलोमीटर, ठीक है, और पावर 1। अभी यूज लेंगे इस कन्वर्जन को। ओके, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम सेकंड में है 1 सेकंड, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम किस में है, आवर्स में है, ध्यान दे आवर्स में है ना। अब हम कन्वर्जन करते हैं, तो कन्वर्जन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, n2 मिलेगा, n2 इक्वल टू 3 एज इट इज, 1 को लिखते नहीं है, हाँ 1 मीटर की प्लेस पर आपको लिखना है किलोमीटर, क्या करें, तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, और नीचे किलोमीटर एज इट इज, ठीक है, होल पावर 1 इनटू, यहाँ पर सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, बताइए क्या करें, सेकंड को, 3600। हाँ सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स,
तो इसका उल्टा 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 इंटू 60 ब्रैकेट के बाहर आवर। ठीक है, तो काम चालू करते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/60 इंटू 60, ये ऊपर वाला है ना, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लिख सकते हैं, आवर। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये किसके प्लेस पर लिखा है, 1 सेकेंड के प्लेस पर क्या लिखा है, 1/60 इंटू 60 आवर, और नीचे क्या है, आवर होल पावर -2। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग काम देखिए, n2 इक्वल टू 3 एज इट इज। यहाँ पर क्या होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो 10⁻³ बचा। देखिए टीवी से टीवी कैंसिल, जैसे यहाँ आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 1/3600 और होल पावर -2। देखिए कुछ गलत तो नहीं किया, 60 इंटू 60 यही होता है ना, यस सर। है ना। अब इंटरेस्टिंग यस बात, सर। इंटरेस्टिंग, चलिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के बता देता हूँ ताकि सभी को एक ही बार में डाइजेस्ट हो जाए बात। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3600 पावर -1। देखो इस पावर -2 को तो बाहर मैंने लिख दिया एज इट इज, अंदर वाली बात को देखो, 1/3600 था, उसको ऊपर ले आया, तो पावर अंदर क्या लिखी है मैंने, -1, है ना। नीचे से ऊपर आ गया तो पावर क्या लिखी है इसकी, -1। अब ये -1 इंटू -2 प्रोडक्ट होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। -1 इंटू -2 प्रोडक्ट होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो पहले मैंने 1/3600 को नीचे से ऊपर लाया तो पावर -1 लगानी पड़ती है, जैसे आप जानते हैं 1/x को क्या आप क्या लिखेंगे, ये सही बात है ना, एक बार हाँ ना बोल दो, अंदर की बात, यस सर। ब्रैकेट के अंदर की बात। अब होल पावर जो है वो तो ऐसी की ऐसी है। अब आगे का काम, -1 और -2 प्रोडक्ट होंगे, तो n2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 होल स्क्वायर, है ना। +2 को आप 2 ही लिखेंगे, तो बताइए क्या होगा, उसको मैं 2 टाइम लिख देता हूँ, स्क्वायर है इसलिए। अब आपको मुझे प्रोडक्ट करके बताना है, आंसर आपके सामने होगा। 36 इंटू 36 बता दें कितना होगा, So 1296. 1296, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 1296 इंटू 3 और करना है, Sir 3888. लिख लूँ फिर 3888। देखो 10⁻³ कितनी आएगी, 1 2 3 4, 4 तो पॉजिटिव है और 3 माइनस है, तो 0 लगा देते हैं, n2 3880, 3880, है ना, ये आया n2। हमें n2 पता करना था, तो वो जो फिल इन द ब्लैंक्स था ना सी का, उस ब्लैंक में क्या लिखना है आपको, 3880, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.888 इंटू 10⁻, ये सी का आंसर है ना। डेसिमल मैंने 4 प्लेसेस पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट की है, और जल्दी देखिए बताइए, कोई डाउट हो तो, क्या सही है क्या, भाई बताइए सही क्या। आवाज नहीं आई भाई। सर वो माइनस किलोमीटर में पर था ना एक तो। आवर स्क्वायर, कौन माइनस में था, सर ये 10-3 तो माइनस में था ना, फिर हाँ माइनस आपने में ही था ये यस सर। ये माइनस में ही तो है, तो लेकिन सर यहाँ पर आपने आपको दिख बोला रहा है, ये, यहाँ दिख रहा है 4 हाँ जीरोज, सर। 4 जीरोज मतलब 10⁻+4, वो 10⁻+4 10⁻−3 से, तो यहाँ पर क्या लिखना था मुझे, इंटू 10⁻1, दैट्स इट। तो अगर मैं ये दोनों जीरोज हटा देता हूँ तो क्या मिलेगा, 10⁻4 प्लस 36 इंटू 36 इंटू 3, यही तो बताया आपने, 36 इंटू 36 इंटू 3, यही तो बताया आपने, है ना। मैं ऊपर वाले की बात कर रहा था सर, वो 3.888 इंटू 10⁻4। ऊपर तो है ही नहीं 10⁻4,
सर वो एक और वैल्यू बताई थी ना आपने ऊपर, कौन सी वैल्यू? ये रही 3.888 into 10 की पावर 4। ये यस सर। हाँ ये तो सही है ना, यहाँ से तो सर देखो ना, इसमें माइनस भी ये भी आना सही चाहिए है। ना क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। सर, इसमें माइनस भी आना चाहिए था ना ऊपर वाली वैल्यू में। यहाँ पे 10 टू द पावर में यहाँ पे नहीं, वो 3.88 माइनस आना चाहिए था 888। भाई किसी को कोई बात समझ में आ रही है क्या? 3.888 माइनस क्यों आना चाहिए? माइनस क्यों आना चाहिए? इस 10 टू द पावर 4 का मतलब आप समझते हैं? 10 टू द पावर 4 का मतलब होता है 10,000। अगर मैं 3.888 को 10,000 से प्रोडक्ट की करूंगा, बात कर रहा हूँ सर। सर मैं 10 की पावर -3 की बात कर रहा हूँ। हाँ वो तो मैं भी बात कर चुका। 10 टू द पावर -3 यहाँ पर है, 10 टू द पावर +4 यहाँ पर है, तो बचा कितना? 1 +1 -3 +4, तो बचा कितना? +1 +1 है ना। और 36 इंटू 36 इंटू 3 आप में से किसी ने बताया था ये, that's it, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है ना, ये भी आंसर सही। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। और क्वेश्चन में क्या गिवन था? 3 है ना, क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया पूरे लॉन्ग मेथड से, है ना, शॉर्ट से भी कर सकते हैं। डन गाइस। अब शॉर्ट से कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ। दूसरा मेथड देखो, गिवन क्या था? 3 सी में 3 मीटर और सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। 3, अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। सही बात। 1 मीटर 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। समझ गए ना, उल्टा है। 1 मीटर 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। और नीचे क्या चाहिए? आवर स्क्वायर। अब आप देखिए 1 सेकेंड हाउ मेनी आवर, तो अभी अभी हमने देखा था 1 सेकेंड इक्वल टू 3600 आवर। सही लिख रहा हूँ? तो यहाँ पर सेकंड की जगह आवर स्क्वायर चाहिए, तो 1/3600 स्क्वायर इनटू आवर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को, ये जो सर्कल किया मैंने, इसको सॉल्व करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप यही पहुंचोगे। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जो डिवाइड के नीचे डिवाइड है वो कहाँ आता है? न्यूमरेटर में। सब जानते हैं डिवाइड के नीचे जो डिवाइड है वो कहाँ आता है? न्यूमरेटर में। तो मेरे ख्याल से आप सभी के दिमाग की बत्ती जल गई होगी। ये 10 टू द पावर -3 अब आएगा 3600 इंटू 3600 और इंटू, अब इंटू तो क्या लिखें? केजी, केजी नहीं है, किलोमीटर अपॉन आवर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यही पहुंचना। तो एक ट्रेडिशनल एक तरीका तो ये है डायमेंशनल मेथड से। और अगर कोई थोड़ा इंटेलिजेंट है तो वो यहाँ पर मीटर के प्लेस पर ऐसा पुट कर सकता है, सेकंड स्क्वायर के प्लेस पर ऐसा पुट कर सकता है, फटाफट सॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में यहाँ 4 क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है क्या पोर्शन? डी है। जी की वैल्यू आपको गिवन है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है आपको, और उसको कन्वर्ट करना है। करें क्या? एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में करना है। एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट। तो कैपिटल जी इक्वल टू जो गिवन है वो लिखता हूं और फटाफट करते हैं। कैपिटल जी इक्वल टू गिवन क्या है वैल्यू? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। बताइए आगे क्या लिखा हुआ है, बोलिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। इतना ही होना चाहिए। देखो है ना, ये तो गिवन है आपको, और कन्वर्ट करना है आपको ये ब्लैंक किस में? तो मैं देख लेता हूँ यूनिट क्या लिखी है इन्होंने, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू ग्राम। देखो ऊपर सेकंड की पावर -2 लिखी हुई है, ग्राम की पावर -1 लिखी हुई है, नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा ये सोचना है। तो करें प्रोग्राम स्टार्ट।
यस गाइस बताइए, Yes, sir. है ना? Yes. तो मैं इसको आपको लॉन्ग मेथड से भी बता सकता हूँ, शॉर्ट मेथड से भी बता सकता हूँ। लॉन्ग मेथड फॉर्मूले से होता है n2 इक्वल टू n1 और वो पूरा करके, है ना? शॉर्ट मेथड समझिए, तो ये जो न्यूटन है ना, न्यूटन, इस न्यूटन को क्या कहते हैं वो देखिए, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मानते हैं या नहीं? बहुत से बच्चों को तो सेकंड्स में बात समझ में आ जाती है। Yes, न्यूटन sir. फोर्स की यूनिट है और फोर्स होता है Yes. एम ए। तो न्यूटन को पहले मैं ये लिखूंगा, देखिए, तो मैं पहले यहाँ पर चेंज, सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर आप। सर म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गए आप। हेलो सर म्यूट हो गए। हेलो। एक 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है। भैया आप बोले नहीं, कोई सही क्या? ये तो बता दीजिए। सर आप म्यूट हो 1 गए सर। मीटर, आप म्यूट हो गए। सर आप। म्यूट हो गए थे। अभी अब ठीक ठीक है? हो सर। अभी ठीक हो सर। हाँ, ये कोई समझदार बच्चे कॉल कर देते हैं मुझे। एक काम करता हूँ, आपको मैं कांटेक्ट नंबर बताता हूँ भाई, कुछ बच्चे ना पीछे रह जाते हैं। तो लिखो लिखो। मैं कांटेक्ट नंबर ये आप बोलूँ जो फिजिक्स का रजिस्टर है ना, 9571376321, ये नंबर कब यूज लेना है? जब आपको मुझे रनिंग क्लास में कुछ, है ना, आपका कुछ अटक जाए, वापस आपको रीजॉइन करवाना हो, और अदरवाइज आपके पास व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, तो ये नंबर आपको तब यूज लेना है रनिंग क्लास में आप कुछ बोलना चाहिए। ठीक है? ओके गाइस, इरेज कर दूं इसको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अभी बताइए, अभी मुझे आपकी आवाज भी आ रही है, आपको मेरी आवाज भी आ रही होगी। न्यूटन को मैंने लिखा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। जब इन सबको देखा तो सिंप्लीफिकेशन किया, यहां तक पहुंच गए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन थी, g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब हमें करना क्या है, उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है। दिखाई दे रहा है इतना? तो देखो, मीटर की पावर Yes, क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर की पावर क्यूब है, सेकंड तो सेकंड ही होता है, यहाँ केजी है तो यहाँ ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वैल्यू है पहले एज इट इज लिख देते हैं। ये शॉर्ट मेथड चल रहा है, लॉन्ग मेथड तो आपको पता है फॉर्मूले से होता है। हाँ, मीटर क्यूब के प्लेस पर क्या करूंगा, ध्यान दें, मीटर क्यूब के प्लेस पर तो मैं लिखूंगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले मीटर स्क्वायर वाली कंडीशन आई थी, इससे पहले क्वेश्चन में, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था तो 2 बार 100 लिखा था। अभी यहाँ क्या है, मीटर क्यूब है तो कितनी बार 100 लिखा? 3 टाइम। रीजन, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मीटर क्यूब है तो आप समझ गए होंगे 3 टाइम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सेकंड स्क्वायर ही होता है केजी। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्या करें? बहुत ही इजी सी बात, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। 6.67 into 10 to the power minus 8. -8 आएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 जीरोस है, 3 जीरोस कैंसिल हो गए, 2 जीरोस 1 जीरो, तो मुझे एडिशनल 3 जीरोस मिल रहे हैं। मतलब 10 to the power -3 से रिड्यूस होकर 10 to the power -8 रह जाएगी, बिकॉज मुझे 3 जीरोस एडिशनल मिल रहे हैं, दैट्स इट। तो 10 to the power -8 हो जाएगी, और यूनिट क्या लिखूंगा मैं? सेंटीमीटर, है ना, सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम, दैट्स इट। कैपिटल जी की सीजीएस सिस्टम में हमें वैल्यू मिल गई 6.67 इंटू 10 to the power -8, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में गिवन थी। बस इस क्वेश्चन की डी वाले की इंटरेस्टिंग बात क्या थी, यहाँ न्यूटन लिखा हुआ था, तो न्यूटन को पहले हमें एक्सपेंड करना पड़ा, इसके बाद हमारा काम इजी है।
ओके गाइस, अब आते हैं, तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, 4 हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट 2.3, भाई 2.3 देखकर याद आ रहा है किसी को? कर रखा है ये सर। तो आ रहा है कि हो गया था सर। हाँ, कर रखा है सर आपको अपन ने। करवा दिया था, है ना? आपके रजिस्टर में आप देखना, एग्जाम्पल में कर रखा है। तो बिल्कुल करवा दिया था, जब हम पढ़ रहे थे ना तब हो गया था। ओके, 2.4, explain the statement, explain this statement carefully. To call a सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। किसी समझदार ने फिर से फोन किया। guys, अभी आ रही होगी आपको आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2.4 है, 2.4, इसको मैं पहले आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपके लिए। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए वो स्मॉल है या लार्ज है, तो विदाउट एनी कंपैरिजन हम कह नहीं सकते कि लार्ज है या स्मॉल है, हम कह नहीं सकते कि लार्ज है। जैसे डस्टर की बात करूं, सबसे अब हाथ में जो है उसी से बात को समझ लेते हैं। जैसे डस्टर है, तो ये डस्टर, जो ब्लैक कलर का कैप है ना, ये डस्टर इस कैप के कंपैरिजन में बड़ा है। ट्रू? यस सर। बिल्कुल सही है। अब बात चेंज हो गई, ये डस्टर इस मार्कर बोर्ड के कंपैरिजन में छोटा है। यस यस सर। सर। अभी थोड़ी देर पहले ये डस्टर बड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ये डस्टर बड़ा था, अभी बड़ा छोटा था। हो गया, मार्कर बोर्ड के कंपैरिजन में छोटा है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लार्ज या स्मॉल कहते हैं, तो विदाउट एनी कंपैरिजन हम किसी को लार्ज या किसी को स्मॉल नहीं कह सकते। सही बात है ना? सही बात यस है सर। ना? यस सर। अब Yes, sir. क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपने मेरी बात को डाइजेस्ट कर लिया तो अब आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए क्या है? एटम इज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एटम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, आपको एग्जाम्पल देकर बताना है। तो आप कह सकते हैं एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू फुटबॉल। समझ गए? यस सर। एज कंपेयर टू फुटबॉल। लेकिन एटम बड़ा भी हो सकता है, किसके कंपैरिजन में? एटम के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। समझ लो बात को? तो एटम का न्यूक्लियस और छोटा होता है, बहुत अंदर छोटा होता है। तो एटम छोटा भी हो सकता है, एटम बड़ा भी हो सकता है। एटम को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी फुटबॉल से, तो एटम छोटा है। एटम को अगर कंपेयर करें उसी के न्यूक्लियस से, तो एटम भी बड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो एटम स्मॉल कह रहे हैं, तो अब हमको एग्जांपल से इसको बिल्कुल ऑथेंटिक बना देना है कि एटम स्मॉल है। अब हम कंपैरिजन कर देंगे, आपको जो अच्छा लगता है उससे कंपैरिजन कर दो, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, अर्थ से कंपेयर सेंटेंस कर में दो। लिखना आंसर। हाँ, ये यहाँ पर Sentence न्यूमेरिकल में नहीं है, ये सेंटेंस में है, बिल्कुल सेंटेंस में है ना, तो सेंटेंस में ही चलेगा सब कुछ। बी देखिए, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। फाइटर जेट प्लेन होते हैं ना, अब जेट प्लेन कोई से भी उड़ सकता है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। Yes, आपने sir. सुना होगा सुपरसोनिक जेट या सुपरसोनिक मिसाइल्स, सुना है क्या? सुपरसोनिक sir. मिसाइल्स, Yes, sir. सुपरसोनिक मिसाइल जो साउंड की स्पीड जो है ना उससे भी फास्ट चलते हैं। साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 330 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 को भी एक्सीड कर जाएगी वैल्यू। ये तो मीटर पर सेकंड में है ना, आपको पता है ना, 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर, तो समझ गए होंगे आप, ये 1000 को भी एक्सीड कर जाएगी। तो अब जेट प्लेन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पहली बात, किसके कंपैरिजन में? किसके मेट्रो कंपैरिजन में? ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन को छोड़ दे, क्योंकि जापान में मेट्रो ट्रेन भी है ना 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती है। तो हम थोड़ा कम स्पीड वाले को लेना, सुपर फास्ट ट्रेन और ट्रेन। बस। आपको बस ले लो, हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर पर आ गए आप। मैं कह रहा हूँ जेट प्लेन की स्पीड फास्ट है, बहुत फास्ट है, तो आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन बताना है जो थोड़ा स्लो चलता है, जो थोड़ा स्लो चलता है। तो आप कहेंगे जेट, द स्पीड ऑफ जेट प्लेन इज, यहां से लैंग्वेज ले लें, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ बस। बस की स्पीड कितनी होगी? 80, 100, 150, और जेट प्लेन की स्पीड होती है 1000, 2000, इस तरह से।
तो आपको बात समझ में क्या आनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमें क्या करना है, उसको एक ऐसे सेंटेंस के साथ फिट करना है कि बात कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जेट प्लेन की स्पीड कम भी हो सकती है। अगर मैं कहूं द स्पीड ऑफ जेट प्लेन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उल्टा हो गया ना, कहानी उल्टी हो गई कि जेट प्लेन की स्पीड तो बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन। समझ गए बात को? तो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है हमें उसको क्या करना है, एक ऐसे सेंटेंस में फिट करना है कि वो बिल्कुल ट्रुथ हो जाए, वो बिल्कुल सही हो जाए। तो जेट प्लेन की स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो हम एक ऐसा एग्जांपल देंगे कि हाँ ये सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाए। क्योंकि ये जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये अधूरे सेंटेंस हैं। बात समझ रहे हो? ये अधूरे सेंटेंस है। यस सर। ये अधूरे सेंटेंस जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? अधूरे सेंटेंस हैं, जब तक कंपैरिजन नहीं होगा किसी सेंटेंस में बात अधूरी होगी। ओके, सी देखिए, अब आप मुझे बताइए, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, तो जुपिटर से बड़ा है सोलर सिस्टम में सन सबसे बड़ा है, आपको पता है? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे yes, बड़ा sir. कौन है? Yes, sir. सन। और प्लैनेट्स बहुत छोटे हैं, अगर आपने देखा हो। सन का मास सबसे ज्यादा है। अब सेंटेंस आपको दे दिया कि जुपिटर का मास ज्यादा है, तो आप किससे कंपैरिजन करोगे बताइए? सर अर्थ। अर्थ से कम है, अर्थ से ज्यादा है, सॉरी सर, अर्थ अब देखो से ज्यादा है। कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं तो सीधा सा करूंगा, मैं तो क्रिकेट बॉल से कंपेयर करूंगा। ये लो, जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है किससे? एक क्रिकेट बॉल से। हम टेंशन क्यों ले? या आप ज्यादा करना चाहो तो मून से कर लो, जो हमारा मून है ना उससे कर लो। किसी प्लेनेट से कंपेयर मत करो, क्योंकि हम ऐसे एग्जांपल देना चाहते हैं कि जिसमें बहुत बड़ा कंट्रास्ट हो। कंट्रास्ट समझते हैं ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो मास ऑफ जुपिटर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ क्रिकेट बॉल। खत्म बात है ना? और जुपिटर का मास छोटा भी हो सकता है। हम एक ऐसा सेंटेंस भी बना सकते हैं कि मास ऑफ जुपिटर इज लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ आवर गैलेक्सी। समझ लो, गैलेक्सी हमारी बहुत बड़ी है, मिल्की वे, नाम सुना है ना? मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। Yes, sir. ये मैं आपको बता रहा हूँ, कंपैरिजन वाला सेंटेंस देना और ऐसा सेंटेंस बनाना है कि जो क्वेश्चन में आपको सेंटेंस गिवन है वो ट्रू हो जाए, वो सही हो जाए। चलिए, मतलब सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं हम। चलिए आप बताइए, दी एयर क्या लिखा हुआ है? इनसाइड रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बताइए, हमारे रूम में, जिस भी रूम में आप अभी बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो हमारे चारों तरफ एयर होती है। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो एयर जा रही है आ रही है। अब एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जो इस डी वाले सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन वाला सेंटेंस आपको बनाना है। रूम में गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, तो कंपेयर करके बताओ कि हाँ बहुत सारे हैं। किससे कंपेयर करोगे? एक ऐसे सिस्टम से जिसमें मॉलिक्यूल्स कम हो। वाटर As बॉटल। compared to box. हाँ, बॉक्स, या जैसे वाटर बॉटल में तो वाटर होगा। अब एम्प्टी बॉटल बोलेंगे आप, कोई एम्प्टी वाटर बॉटल है? एम्प्टी वाटर बॉटल वाटर कंटेन करते हैं बट उसमें अभी वाटर नहीं है। तो उस एम्प्टी बॉटल का वॉल्यूम कम है और रूम का वॉल्यूम ज्यादा है। तो एम्प्टी बॉटल में जो गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे ना। किसके कंपैरिजन में? रूम में जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स से वाटर कम। टैंक। आप लिख सकते हैं the number of molecules in an empty bottle is less, sorry आपको तो उल्टा बताना ना। the number of molecules, क्या लिखा हुआ है? air inside a room contains large number of molecules as compared to air inside a bottle, as compared to air inside a bottle. That's it. सर समझ गए ना? yes, बोलिए 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 सर बोलिए। इसके अंदर वैक्यूम भी ले सकते हैं क्या? वैक्यूम में मतलब, वैक्यूम का मतलब होता है एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। वैक्यूम का मतलब होता है एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो कंपैरिजन किससे करेंगे? कुछ तो हो, दो तीन मॉलिक्यूल तो हो। समझ रहे हैं ना? तो हम एक बॉटल ले रहे हैं, हम तो एक बॉटल ले रहे हैं 1 लीटर की और वो खाली है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है और रूम में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम नहीं ले सकते क्योंकि वैक्यूम मतलब एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो फिर कंपेयर किससे कर रहे हैं? बात समझ रहे हो? कंपैरिजन के लिए एक दो मॉलिक्यूल तो हो कम से कम, बस इतनी सी बात है। चलिए ई पर आते हैं। अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। भाई ये गलत हो गया ई, मतलब ई गलत नहीं हुआ, ये ई अपने आप में आंसर है।
Yes, sir. ये ई जो है ना, ये अपने आप में आंसर है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर ये इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं लिखते तो हम लिखते, बट इन्होंने खुद नहीं लिख दिया। चलिए, एफ, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये भी सही है। समझ गए? तो फर्स्ट 4 जो थे उनमें हमको कंपैरिजन करने के लिए स्टेटमेंट बनाने पड़े, बस लास्ट जो 2 है ना वो सही है। तो लास्ट 2 बिल्कुल सही है, फर्स्ट 4 नहीं थे, हमने करे। चलिए फिफ्थ देखते हैं, 2.5, a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। such that, यहां से ध्यान दे, such that the speed of light in vacuum is unity। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए। यस सर। बट आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है क्या या 5 है? नंबर क्या है? 5th। 2.5। तो 2.5 में आपसे कह रहे हैं कि एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट में लाइट की स्पीड कितनी है? 1 u। 8 मिनट 3.8, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। अब एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट है u। ये u क्या है? अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, और उसमें लाइट की स्पीड की वैल्यू कितनी है? यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तो ये गिवन है आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शांत से, आप भी लिख सकते हैं गिवन। अब पूछा क्या है आपसे? सन अर्थ, इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा बताइए। जबकि लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 20 सेकेंड्स, सही है ना? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो आपको बताना है डी कितना होगा, दैट्स इट। ये क्वेश्चन राइज कर दिया। 1 AU। मैंने आपको पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है, हमें तो बहुत कुछ पता है, हमें तो बहुत कुछ पता है। इस नई सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज लेकर लाइट की स्पीड कितनी है? 1 u। u हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन में बताया, इसलिए मैंने क्या कहा? गिवन। ये लिखना है शान से, यहीं पर ध्यान देना है। अब दूसरी बात आपको बताइए, लाइट रेज को सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अब इन दोनों को यूज लेकर c इक्वल टू 1 u एंड टाइम इक्वल टू दिस, इन दोनों को यूज लेकर आपको बताना है d कितना होगा। अब मैंने बचपन में पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और आई थिंक आपने भी यही पढ़ा है। जल्दी जल्दी जल्दी। Yes, sir. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? देखिए नो सर। सही है। अब क्वेश्चन में स्पीड क्या गिवन है? मैं वो लिखूंगा 1 u, जो गिवन है वही लिखूंगा। और टाइम सेकंड्स में कितना है ये बताइए मुझे। 500 सेकंड। seconds. 500 सेकंड्स, ठीक है। तो मुझे आंसर मिल गया d इक्वल टू 500 u इंटू सेकेंड। 500 u इंटू सेकेंड, और वो u क्या है? वो नई सिस्टम ऑफ यूनिट, और सेकंड हमने लिया ही है 500 u इंटू सेकेंड, ठीक है। 500 आंसर होगा आपका। यस गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन ओवर। ये 500 में तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? 8 मिनट में आप समझ सकते हैं 480 सेकंड होंगे, और 20 सेकंड्स भी है, तो 480 प्लस 20 500 सेकंड्स। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2.6, which of the following is the most, है ना, प्रीशियस डिवाइस टू मेजर लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने की सबसे अच्छी प्रीशियस डिवाइस कौन सी होगी? देखते हैं, ए बी सी, तीन ही ऑप्शन है। अ वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइड स्केल। अब आपको बताता हूं मैं। यस गाइस, इरेज कर सकता हूं इसको, यहाँ पर एंड हो गया ये, यस सर। है ना। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है और ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको डिस्टेंस नीचे। चलिए 2.6 में ये कह रहे हैं कौन सी डिवाइस ज्यादा अच्छी है, प्रीशियस है लेंथ को मेजर करने के लिए। तो कल ही बता रहा था शायद मैं आपको, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
बेटर होता है, अच्छा होता है, जिसका लीस्ट काउंट छोटा हो, हाँ या ना? Yes, sir. लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतना फाइन, उतना करेक्ट मेजरमेंट कर पाएगा। तो अब देखिए, अ वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन दी स्लाइडिंग स्केल। अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर्स हो, आपके सामने हो, तो आप बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स में एक स्केल होती है, जैसी हमारी स्केल होती है 0, 1, 2 आगे इस तरह से। 0 से 1 के बीच में आपको पता है 10 डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स होते हैं। एक डिवीजन क्या होता है? 1 mm। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स की स्लाइडिंग जो एक विंडो होती है, उसमें अगर 20 सेक्शंस हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20। बताइए 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20। वेट कर रहा हूं भाई। Sir, 0.005. बिल्कुल सही, 0.005 आगे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर। तो किसी भी वर्नियर कैलिपर्स के लिए आपको मैं एक, है ना, जब क्लास ऑफ हो जाएगी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं, आपको इंडिविजुअल वर्नियर कैलिपर्स की पिक सेंड करूंगा, ठीक है? वर्नियर कैलिपर्स की पिक सेंड करूंगा। उस पिक में आप देखना कि यहाँ पर एक स्लाइडिंग विंडो होती है और उसमें भी नंबर्स होते हैं। तो इन जनरल 10 होते हैं, तो 10 होते हैं तो यहाँ हम 10 से डिवाइड करते हैं और लीस्ट काउंट आ जाता है 0.01। बट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 डिविजन्स हैं तो 20 से डिवाइड करते हैं और लीस्ट काउंट और बेटर हो जाता है, एक के लीस्ट काउंट। अब बी क्या है? बी क्या है? तो ये एक इंफॉर्मेशन है, समझ लो, है ना, इसको आपको दिमाग नहीं चलाना, ये इंफॉर्मेशन है कि ए में लीस्ट काउंट कितना है वो देख लो, बी में लीस्ट काउंट बताता हूँ। अ स्क्रू गॉज ऑफ पिच 1 mm 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो अगर कोई स्क्रू गॉज है और उसका पिच क्या है? अगर आपने स्क्रू देखा है, स्क्रू में, है ना, इस तरह से हेलिक्स होते हैं, आपको पता है ना, स्क्रू में इस तरह से हेलिक्स होते हैं। कोई अगर स्क्रू है, यस गाइस, Yes, sir. ड्राइवर से कभी स्क्रू टाइट किया, तो वो जो हेलिक्स होते हैं ना, उसमें 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस होता है पिच। अब वो कह रहे हैं वो कितना है? 1 mm। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। और स्क्रू गॉज में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं सर्कुलर स्केल पर? 100। तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कुछ इस तरह से आएगा। अब बताइए लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.001. 0.001 सेंटीमीटर। देखो कौन सा छोटा है, ये या ये? ज्यादा छोटा है, क्लियर दिख रहा है? 0.001, ये 005 है। अब सी पर आओ। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विदिन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब लाइट की वेवलेंथ किस ऑर्डर की होती है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरल साइंस पर बेस्ड हो गया। जब तक स्टूडेंट को स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स और लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर नहीं पता, वो क्वेश्चन समझ नहीं पाएगा। अब लाइट की वेवलेंथ है ना, लैम्डा, किस ऑर्डर की होती है? तो वो 10⁻⁷ मीटर ऑर्डर की होती है। 10⁻⁷ मीटर ऑर्डर की होती है। अगर मैं इसको 10 टू दी पावर में लिखूं तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻3। ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻3, है ना? सही है? सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा बताइए? 10 टू दी पावर, बताइए, -5. सेंटीमीटर, है ना? क्यों 10 टू दी पावर -7 मीटर ऑर्डर होता है वेवलेंथ का, आप पता लगाना। आपने सुना होगा ना 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, बताइए। Yes, sir. यस सर। विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7। तो वॉयलेट से लेकर रेड तक कलर होते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है रेड की, है ना? और इनकी ऑर्डर जो होता है थोड़ा वेरिएशन होता है, बट ऑर्डर जो होता है ना 10 टू दी पावर -7 चलता है। और 10 टू दी पावर -7 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू दी पावर -5 हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है सबसे छोटा जो है ना नंबर, वो ये है 10 टू दी पावर -5। ये है 10 टू दी पावर -3 ऑर्डर, ये भी 10 टू दी पावर -3 ऑर्डर है, ये 10 टू दी पावर -5 ऑर्डर है, सबसे लीस्ट। तो सबसे बेटर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा?
वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर सकता है लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की थिकनेस को भी। सी इज करेक्ट, सी सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना अलग टाइप का है, इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि ए में आपको समझ लो ये गिवन है, आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है बट उससे आपको यहाँ तक पहुंचना है। इन जनरल जब तक सारी नॉलेज नहीं हो पहुंच नहीं सकते। तो एनसीईआरटी की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि बच्चे को सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, वो 10th क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ा हुआ नहीं है बट 11 में सीधे आते उनको ऐसे क्वेश्चन दे देते। तो दूसरा बी में आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताया स्क्रू गॉज जिसका लीस्ट काउंट ये है। सी में आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताया जिसका लीस्ट काउंट ये है। तो बस आपको इन तीनों को देखना है और सोचना है बेटर कौन सा है, सबसे प्रीशियस कौन सा है। तो कौन सा है जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा किसका है, इसका, इसका या इसका, ए बी सी, किसका, सी सी का। सी का, जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा वो सबसे प्रीशियस। ठीक है, नेक्स्ट 2.7 एक बार टाइम देख लेता हूँ। ठीक है, 2.7 देख लेते हैं। स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। ठीक है, तो पहले इतनी बात को डाइजेस्ट करो कि एक माइक्रोस्कोप है जो 1 सेंटीमीटर को कितना बड़ा दिखा देता है, 100 सेंटीमीटर। इसमें लिखा हुआ ना 100, मैग्नीफाइंग पावर कितनी है उसकी, 100 है। तो वो एक चीज को 100 टाइम बड़ा करके हमको दिखा रहा है। ठीक है, पहली बात डाइजेस्ट की। आगे की बात सुनते हैं। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड दैट द एवरेज विड्थ ऑफ हेयर इज क्या लिखा हुआ है, हेयर इन द field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate of the thickness of hair? Actual में, अब सुनिए बात को, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात पहले ही बता दी। अगर 1 सेंटीमीटर थिकनेस है तो उसको 100 सेंटीमीटर दिखेगा, अगर 1 mm थिकनेस है तो उसको 100 mm दिखेगा, 100 mm दिखेगा। 100 टाइम बड़ा दिखाता है माइक्रोस्कोप। एक्चुअल में उसको कितना दिख रहा है, 3.5 mm, 3.5 mm दिख रहा है। तो x mm कितना होगा, है ना, x mm एक्चुअल में है हेयर की थिकनेस, x mm एक्चुअल में है हेयर की थिकनेस, और उसको दिख कितना रहा है, 3.5 mm दिख रहा है। बताइए एक्चुअल थिकनेस क्या होगी, 0.035 mm। 100 से डिवाइड करो। तो जैसे मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में 1 mm है और दिख कितना रहा है, 100 mm दिख रहा है। तो एक्चुअल में x mm है और दिख कितना रहा है, तो एक्चुअल में कितना है, 100, 1/100 करना पड़ेगा। 100 टाइम बड़ा दिखाता है, सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर, 1 mm है तो 100 mm। तो आपको बता दिया माइक्रोस्कोप से देखने पर हेयर की थिकनेस कितनी दिख रही है, 3.5 mm दिख रही है। तो बताइए एक्चुअल में कितनी है, 100 से डिवाइड कर दो अपॉन 100 mm। तो समझ गए कितना लिखूंगा, 0.035 mm। 100 से डिवाइड किया कितनी होगी, 100 टाइम शॉर्ट कर दो बस, क्योंकि वो बड़ा दिखा रहा है 100 टाइम। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। 8th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। बताइए 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 बताइए। आपके पास घर पे स्केल होगी, नॉर्मल स्केल जो आप है ना 2nd, 3rd, 4th क्लास से अपने पास देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट स्केल होगी, जैसे ये स्केल है। और आपको एक थ्रेड दे दिया, घर में होते हैं ना सुई धागा, बहुत ही थिन है थ्रेड, कैसा है, बहुत ही पतला है। और ये स्केल है आपके पास 0 से 15 सेंटीमीटर, आपको पता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इस स्केल को यूज लेकर उस थ्रेड की थिकनेस आप फाइंड कर सकते हैं क्या, बताइए। नो सर। इस स्केल को यूज लेकर बट करनी है, आप तो नो बोल रहे हैं बड़ा इजीली। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2.7 है, कौन सा है ये, 2.8। You are given a thread and a meter scale. You are given a thread
एंड अ मीटर स्केल। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड। आप थ्रेड का डायमीटर कैसे पता करोगे, आपसे पूछ रहे हैं कैसे पता करोगे। गड़बड़ है क्वेश्चन। सर उस थ्रेड को मेजर करके थ्रेड को उसका मेजर मतलब क्या क्या मेजर करोगे थ्रेड का। ये थ्रेड की जो थिकनेस है ना बहुत कम है, और स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 mm। थ्रेड की थिकनेस 1 mm से भी कम है, और मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट क्या है 1 mm। फंस गए ना हम तो। और थ्रेड की थिकनेस कह रहा हूँ 1 mm से भी कम है। थिकनेस मतलब थ्रेड का डायमीटर। बताइए क्या करेंगे। तो इसमें एक मेथड होता है मेरे पास, यहाँ पर वायर है मेटल का, उससे समझा देता हूँ मैं आपको। 12th वालों को हम कुछ ना इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाते हैं। तो बताइए मुझे, आप कुछ दिख रहा है क्या, कुछ वुंडेड वायर सिलेंडर के ऊपर यस सर। Yes, दिख रहा है sir. कुछ? तो ये आपके काम की चीज तो नहीं है। 12th वालों को हम जब सोलेनॉइड पढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए तब ये लेता हूँ। बट यहाँ पर ये जो थ्रेड और स्केल की बात कर रहे हैं आपके लिए काम आ सकता है। तो जैसे ये वायर आपको वुंडेड दिख रहा है, वैसे आप क्या करेंगे, मीटर स्केल पर उस थ्रेड को वुंड कर देंगे, है ना, 10 टाइम या 20 टाइम। समझ रहे हैं। अभी ये जो टर्न्स आपको दूर दूर दिख रहे हैं, जल्दी बताइए, ये टर्न्स दूर दूर दिख रहे हैं ना, यस सर। यस सर। इनको क्या कर दें, बिल्कुल पास पास कर दें, बिल्कुल पास पास। अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेटल के वायर हैं, आप समझ जाएं। बिल्कुल क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के टच में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर तो टच में होगा, आगे आगे देखें आप, है ना, ये टच में हो चुके। तो ऐसे आप मीटर स्केल पर 20 टर्न्स कर दें। नंबर भी फिक्स बता रहा हूं मैं, कितने टर्न्स कर दें 20 टर्न्स। अब 20 टर्न्स का एक बंच बन जाएगा। लाइट मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ। ये जो आपको डार्क रीजन दिख रहा है, ये डार्क रीजन किसका है, आपने थ्रेड के कितने टर्न्स यहाँ पर वुंड कर दिए, लपेट दिए 20। अब मैं सोचता हूं कि 20 टर्न्स मिलकर कुछ तो थिकनेस होगी, Yes, sir. और लेट 20 टर्न्स की मिलकर थिकनेस कितनी है 3 mm। 3 मान mm. लो, मान लो 3 mm है, कुछ तो होगी ना 3 mm है। तो आप बताओ 1 टर्न की थिकनेस कितनी होगी। समझ गए। तो 20 Yes, sir. टर्न्स मिलकर कितनी थिकनेस जनरेट कर रहे हैं, जस्ट 3 mm। तो 1 टर्न कितना थिकनेस का होगा पता लग जाएगा इससे। तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि आप एक मीटर स्केल यूज लेकर जिसका लीस्ट काउंट थ्रेड की थिकनेस से भी कम है, उसको भी यूज लेकर हम उस थ्रेड की थिकनेस पता कर सकते हैं, डायमीटर पता कर सकते हैं। कैसे, आपको बता दिया है ना कैसे करेंगे। तो उस स्केल पर थ्रेड को वुंड करेंगे, कितने टर्न्स 10 या 20, ज्यादा टर्न लेंगे। ज्यादा क्यों, ताकि हमें थिकनेस दिखे तो सही। अब ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ये क्या है, उस वुंडेड मतलब लपेटे हुए थ्रेड की थिकनेस। और बिल्कुल क्लोजली वुंड करते हैं ना, क्लोजली, गैप नहीं छोड़ते। गैप छोड़ोगे तो आपको एररफुल मिलेगा सब कुछ। ये 3 मिलीमीटर क्या है, 20 टर्न्स की थिकनेस है। तो एक टर्न की थिकनेस क्या होगी, एक वायर की थिकनेस, एक थ्रेड की थिकनेस। ठीक है, ओके गाइस। इसमें और भी कुछ था क्या, देखिए 7th में आई थिंक क्वेश्चन थे। देखिए क्या है नेक्स्ट, a screw gauge has a pitch, टाइम भी देख लो, a screw gauge has a pitch of 1 mm। मैंने पिच के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। स्क्रू में जो आपको सर्कल्स दिखते हैं, स्क्रू आपने अगर कहीं भी देखा हो तो 2 सक्सेसिव सर्कल्स के बीच का सेपरेशन होता है पिच। बहुत छोटे स्क्रू का पिच छोटा होता है, कम होता है। बड़े स्क्रूज में पिच बड़ा होता है। ओके, एंड 200 डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में प्रैक्टिकल बेसिस का है। लीस्ट काउंट क्या होता है, तो स्क्रू गॉस का लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर, पिच ऑफ, पिच अपॉन नंबर, किसका नंबर, सर्कुलर स्केल पर कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है। नंबर ऑफ डिविजन्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच कितना है, बोलिए एक मिनट मुझे बता दो, पिच कितना है। यस गाइस, 1 mm. 1 mm, 1 mm
और नंबर ऑफ डिविजन है 200, ठीक है। तो जो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी डिवाइड करने पर mm में, और ये जो 1 mm है ना उसको आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 0.1 सेंटीमीटर में लिख सकते हो, तो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू gauge arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? बताइए, क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हैं आप लोग भी? तो क्या नंबर ऑफ डिवीजन को इंक्रीज करके आप लीस्ट काउंट रिड्यूस करके एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं क्या? ये कह रहे हैं। तो ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बता क्या रहा है। तो एक्चुअल में स्क्रू गॉज की एक सर्कुलर स्केल होती है, उसमें यहाँ पर ये होते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स। ये आपको डॉट डॉट कुछ दिख रहा है, जानबूझकर मैं दूर दूर कर रहा हूँ ताकि दिखे आपको। ये दिख रही है लाइनिंग कुछ? यस गाइस? यस सर। बताइए। तो ये सर्कुलर स्केल होती है। अब स्क्रू गॉज की भी पिक भेजनी पड़ेगी आपके पास। स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज और एक होता है स्पैरोमीटर, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल होती है, कुछ इस तरह से भी होती है सिलेंडर पर, यहाँ पर सर्कुलर स्केल होती है। तो जो सर्कुलर स्केल होती है उस पर इन जनरल 100 डिविजन्स होते हैं, और वो 100 डिविजन भी बहुत पास पास होते हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अब मैं, बहुत पास पास होते हैं। अगर उस ही स्पेस में, उतने ही स्पेस में आपको 200 डिवीजन करने पड़े तो वो और पास पास हो जाएंगे, बहुत पास पास डिविजन हो जाएंगे। Yes, sir. 200 की जगह 300 करने पड़े तो और पास पास हो जाएंगे। अब बात आती है ह्यूमन आई की, हमारी आई की। हमारी आई की एक रिजोल्यूशन पावर है। जब कोई चीजें बहुत पास पास होती है ना, तो हमें फिर उसमें डिस्टिंग्विश करना, उसमें है ना डिफरेंस करना, हमारी आई को प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी आई चेक नहीं कर पाती, डिफरेंस नहीं कर पाती। इन जनरल जो वर्नियर कैलिपर्स या स्पैरोमीटर होते हैं, उनकी सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन हम जितनी इच्छा हो उतने बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। लीस्ट काउंट को कम करने के लिए, मतलब एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जितना इच्छा हुई उतने नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ डिविजन्स नहीं ले सकते, क्योंकि फिर विजन की एरर आ जाती है, आई को देखने में प्रॉब्लम होती है, डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर होगा नो। इसमें क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से कि आंसर क्या होगा। तो आज हमने क्या क्या किया एक बार थोड़ी समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन खूब है इस चैप्टर में। ये था 2.8 और इसका आंसर क्या होगा, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज? तो इसका आंसर जो है ना वो आएगा नो। डू यू थिंक, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गॉज arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? तो आप कहेंगे no, it is not possible. Reason, because if we do so, there is problem occurs to distinguish, the number of divisions, number of divisions में distinguish the divisions जब बहुत पास पास होंगे तो हम distinguish नहीं कर पाएंगे। distinguish मतलब उनमें डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा। चलिए लास्ट एक और कर लेते हैं सी, ताकि 2.8 फिनिश हो। द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। आगे क्या कह रहे हैं, why is a set of 100 measurement of the diameter experiment is yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only? तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है कि छोटी सी बात को इतना घुमाकर और थोड़ा सा बच्चे को समझ में नहीं आता कि मेन क्या पूछ रहा है। तो सुनिए, मैं आपको सीधा सा बताता हूँ। एक मेटल का कोई वायर है और इसकी थिकनेस पता करनी है स्क्रू गॉज से या वर्नियर कैलिपर से, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसकी थिकनेस पता करनी है। तो आप 5 टाइम्स इसका डायमीटर पता करते हैं, 5 टाइम इसका डायमीटर पता करते हैं, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 5, A1, A2, A3, A4, A5, और फिर इसकी मीन वैल्यू आप पता कर लेते हैं। समझ गए ना, ए मीन क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 5। समझ गए। तो एक बार आपने
एक्सपेरिमेंट किया, 5 टाइम डायमीटर मेजर किया और उसका मीन कर लिया और आप बैठ गए, यही आंसर है मेरा फाइनल। अब एक दूसरा ऑब्जर्वर आया, वो थोड़ा है ना एक्सपीरियंस्ड था, उसने क्या किया, सेम वायर का डायमीटर 100 टाइम मेजर किया। आपने तो 5 टाइम किया और मीन लेकर बैठ गया, उसने 100 टाइम मेजर किया और 100 टाइम मेजर किया और फिर उनका मीन किया। मेहनत बहुत की, 1 2 अप टू 100, समझ गए, और 100 से डिवाइड किया। बताइए कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये वाला जो 100 टाइम मेजरमेंट करके मीन किया वो, या ये 100 वाला। 100 वाला? 100 वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा। रीजन, आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम मेजरमेंट करते हैं, है ना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम मेजर करते हैं और फिर बीट करते हैं, तो एरर उतनी रिड्यूस हो जाती है। आपके आंसर में एरर अगर 1/5 टाइम है, तो इस आंसर में एरर कितनी हो जाएगी, 1/100 टाइम। तो एरर रिड्यूस हो जाती है, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा फाइन होगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेजरमेंट होती है, एरर उतने टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो आपके आंसर में एरर 1/5 टाइम रिड्यूस हुई है, तो उस दूसरे ऑब्जर्वर के एक्सपेरिमेंट में एरर 1/100 टाइम रिड्यूस हुई है। तो जब एरर इतनी ज्यादा रिड्यूस हो गई, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में हमने ये 2.8 तक कंप्लीट किए। गाइस कल क्लास लेने का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो, ले सकते हैं क्या? इंटरेस्टेड Yes, है, sir. ताकि हमारे न्यूमेरिकल हो जाए तो मंडे से हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर सके। Yes, sir. हमें बहुत टाइम No, लगता है sir. physics। नो वाले कोई रीजन बता दो अच्छा सा, ताकि मुझे बात समझ में आ सर जाए। सर वो हमें सर कल बाहर जाना है सर, इसलिए। कितने बजे? सर हम सुबह चल जाएंगे सर 12 o'clock के आसपास, और सर फिर शाम को लेट तक आएंगे। चलिए मैं ना व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन देता हूँ टाइमिंग का क्या रखते हैं ना, ठीक है। ओके सर। और अगर जो 1 या 2 स्टूडेंट होंगे तो हमारे पास रिकॉर्डिंग वाली फैसिलिटी होती है, आपको पता है ना, रिकॉर्डिंग वाली फैसिलिटी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 1-2 बच्चे नहीं भी होते तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।